हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि हम क्या इस सभा में उपस्थित हुए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्याख्यान देने के लिए आज हमारे बीच में श्री ओमनाथ रेड्डी महाभागा उपस्थित है। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा की प्रतीक है, जिसमें ज्ञान विज्ञान लौकिक पारलौकिक त्याग का अद्भुत संबंध है। भारतीय ज्ञान परंपरा में चतुर्दश विद्याएं पुराण न्याय धर्म चार वेद समाहित है, जिनमें भारतीय ज्ञान परंपरा का अति समृद्ध ग्रंथ माना गया है, जिसका उद्देश्य धर्म अर्थ का मोक्ष को समाहित करते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन अनुष्ठान व्याकरण विज्ञान अर्थशास्त्र सांख्य दर्शन तर्क जीव विज्ञान आयुर्वेद ज्योतिष संगीत विभिन्न मानवीय जानकारी क्षेत्रों की करके मानव जाति की उन्नति में अद्भुत योगदान दिया है। आज हमारे बीच में श्री ओमनाथ रेड्डी विद्वान, इन्होंने विश्व में अनेक व्याख्यान दिए हैं और श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रत्यक्ष दर्शन और श्रद्धा पर अध्ययन जैसे गंभीर विषय दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक तथा आचार्य के रूप में सेवाएं प्रदान करते हुए आपने वर्ष 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में संस्कृत विभाग के आचार्य पद के रूप में आप पूरे विश्वविद्यालय के 2 वर्ष तक विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिणी कोरिया स्थित हिंदी हंगून यूनिवर्सिटी में आपने कुल 3 वर्ष तक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में आप ख्याति प्राप्त दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तथा हिंदू अध्ययन केंद्र के प्रथम संस्थापक निर्देशक रहे हैं। आपके निर्देशन में अनेक विद्यार्थियों तथा शोध कार्य पूर्ण किया है। आपने भर्तृहरि आचार्य रामशरण का संस्कृत व्याकरण को योगदान वाक्य पद्धति संबंध समृद्धि इत्यादि अनेक ग्रंथ आपके द्वारा शताधिक शोध पत्र और कई पुस्तकें आपके द्वारा प्रकाशित और लिखित। आज परंपरा भारतीय वाणिज्य में आपके अतुल्य योगदान को स्मरण रखा जाएगा। मैं आपके दीर्घ स्वास्थ्य सुखी जीवन की मंगल कामना करते हुए भारतीय ज्ञान दर्शन के विषय पर व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। हेलो। आवाज आ रही? प्रार्थना से आरंभ करते हैं। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विद्यालयस्य कोषाध्यक्षत्वेन अतिगरां महत् कार्यं निर्वहन्तः श्रीमन्तः आचार्य कृष्णकुमार महोदयः वेंकटेश्वर महाविद्यालय विभागस्य प्रभारिणी आचार्य श्रीमती सुनील अटल महाभागा अत्र अधिमञ्चं
मम पुरस्तात् वर्तमानः संस्कृतविभागस्य समेति आचार्याः श्रीमन्तः कुंवरसिंहमहोदयाः, श्रीमन्तः कृष्णमहोदयाः, श्रीमान् रविमहोदयाः, हिंदी विभागस्य आचार्याः श्रीमन्तः जितेन्द्रमहोदयाः, अत्र अतिथि शिक्षकत्वेन कार्यं निर्वहन्तः अन्ये प्राध्यापकाः, प्रेयांशः संस्कृतछात्राः, अत्र सर्वे अपि छात्राः संस्कृतस्यैव छात्राः सन्ति तथा अस्ति। यथा कृत्वा विभागेषु अपि अन्येभ्यो विभागेभ्योऽपि वर्तन्ते, किञ्चित् संस्कृतेन प्रसरति, अनन्तरं हिन्दीभाषायां प्रसरिष्यति। भवति भवति बोलो अयं दण्डपाणिः अत्यन्तं सुन्दर्या संस्कृतया सर्वमत्र प्रसारयति। एतादृक् संस्कृतं सर्वे भूयुः इति अहं कामये। यदि भवन्तः संस्कृतस्य अभ्यासं करिष्यन्ति तदैव भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणं करिष्यन्ति। संस्कृतम् अन्तरेण भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणस्य प्रसङ्गः एव। जानन्ति छात्राः? श्रीमन्तः कृष्णमहोदयाः अत्र प्रवर्तमानाः वर्तन्ते। वयं तु सदैव वदामः, प्रार्थनासु वदामः, कृष्णं वन्दे, कृष्णं मम शरणं। जनाः कृष्णस्य शरणं गच्छन्ति। अस्माकं सौभाग्यं कृष्णः अत्र आगतः। अयं विभागोऽपि कृष्णमयः, वेदमयः। अयं वेदविदोऽपि अस्ति, तस्य अपरं नाम। तथा कृत्वा अयं संस्कृतविभागः प्रखरं प्रवर्तते इति आलोक्य मम मानसम् अत्यन्तं प्रसन्नं भवति। एवं वदामि, अत्रत्यः संस्कृतविभागः प्रखरं प्रवर्धमानः वर्तते। निपुण ऐसे बोलो जोर से। माइक ही बदलना होगा, माइक उसी में कुछ प्रॉब्लम है, वो सही से नहीं आ रहा है उसका। ऐसे हमेशा ऐसे दूसरा योग का विस्तार किया जा रहा है, यही भारतीय ज्ञान परंपरा का विस्तार है। किं वदामि, अत्रत्य संस्कृतविभागः प्रखरं प्रवर्धमानः वर्तते, निपुणं विकसन् वर्तते। तो प्रखरं प्रवर्धमानं निपुणं विकसन्तं च इमं विभागं दर्शम् अस्मादृशानां मनांसि अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवन्ति। भरोसा करना ठीक वो पीछे बंद कर दो आप थोड़ा सा कान को तेज कर लीजिए, मैं वाणी को तेज करता हूँ। मुझे जिस विषय पर छात्रों के साथ संवाद करने के लिए आमंत्रित किया गया है, वह विषय भारतीय मनीषा का संभवतः सर्वोत्कृष्ट विषय है। आवाज आ रही बच्चों? तो अब प्रश्न यह है बच्चों, मुझे इस विषय पर संवाद करने का अवसर देने के लिए मुझे सुनीता जी का और विभाग के सभी आचार्यों का, प्रधानाचार्य महोदय का और कृष्ण कुमार जी के माध्यम से पूरे महाविद्यालय का कृतज्ञता बोध मैं यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषय के साथ वाबस्ता होना
थोड़ी देर के लिए भी अपनी पूरी परंपरा के साथ वाबस्ता होना है। नीचे रख भी देंगे तो आ जाएगा, वो साथ में रख इससे भी आ जाएगा। हेलो, ठीक है, अब आ रहे। देखिए, ये बताओ बच्चों कि भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन का स्वरूप, जब मैं ये कह रहा हूँ, व्हाट डू आई मीन? हाँ, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन? It clearly indicates that there are many knowledge traditions. Okay? There are many knowledge traditions. So out of those many knowledge traditions, this tradition happens to be the Indian knowledge tradition. समझ गए? अच्छा, so see the expression Indian knowledge traditions. एक विशेषण है और एक विशेष्य है. Why do we use adjectives? What is the purpose of using an adjective word? किस लिए होता है? विशेषण, भाषा के विद्यार्थी हो ना, विशेषण का कार्य होता है जिस वस्तु के बारे में विशेषण दिया जा रहा है उसको अन्यों से अलग करना, है ना? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि there are endless or n number knowledge traditions in the world, and there is a Indian knowledge traditions. So what is the speciality of Indian knowledge tradition? Why do you call it Indian? What are the things expected when you want to make a knowledge tradition an Indian one? In the same way, one more expression is prevalent in these days. National education policy. क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए शब्द? राष्ट्रीय शिक्षा नीति. इसका मतलब क्या है? मैं आजकल विद्यार्थियों के साथ यही बताता हूँ. जैसे अनेक ज्ञान परंपराएं हैं, उनमें से एक ज्ञान परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा है. ऐसी अनेक शिक्षा नीतियां हैं जितेंद्र जी, उनमें से एक शिक्षा नीति राष्ट्रीय है. अब हमें बताना होगा कि ये भारतीयता क्या है. अब हमें बताना होगा कि ये राष्ट्रीयता क्या है. What makes it Indian and what makes it the national? So what are the nationalistic characteristics in these education systems? And what are the Indian? What is the Indianness? ये आइडिया है ना विद्यार्थियों. संस्कृतेन प्रसरतु, तो भवन्तः अत्र सहभागित्वं गृह्णन्तु. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विशेषताएं हैं जिनकी वजह से ये परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा होती है. ये समझो. ये बताओ, ये जो शिक्षा शब्द है, मैं अक्सर यंग विद्यार्थियों से सर बात करता हूँ. ये जो शिक्षा शब्द बनता क्या, इसका अर्थ क्या है? कोई विद्यार्थी बताएगा? देखो, तुम लोगों ने एक शब्द सुना है, जानने की इच्छा. क्या कहते हैं विद्यार्थियों जानने की इच्छा को? जिज्ञासा. जिज्ञासा. एक और शब्द सुना होगा, जीने की इच्छा. क्या कहते हैं बेटा? जिजीविषा. ऐसे ही संस्कृत में एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है सकना. क्या होता है? सकना. शक्री एक धातु है और उसका अर्थ क्या है? सकना. और एक शब्द बनता था पहले शिशिक्षा. जैसे जिज्ञासा है ना, ऐसी शिशिक्षा. उनमें से क्या निकल गया कृष्ण? शी निकल गया. बचा क्या? शिक्षा. तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या हुआ? सकने की इच्छा. क्या हुआ? सकने की इच्छा. सकने की इच्छा. और सकने की इच्छा का मतलब क्या है? समर्थ होने की इच्छा. बोलो, शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? समर्थ होने की इच्छा. समर्थ होने की इच्छा. ये समर्थ होना क्या होता है? यहीं से भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन का स्वरूप निकलता है. ये देखो, ये समर्थ होना हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में जो
बालक इस धरा में जन्म लिया है, उसके अंतस में दो तरह की सामर्थ्य हैं। अब देखो विशेष बात बताने जा रहा हूँ विद्यार्थियों, सुनना। क्या भारतीय ज्ञान परंपरा की भारतीयता क्या है, शिक्षा नीति की राष्ट्रीयता क्या है, इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी ओर ध्यान देके सुनो, संवाद मत करो, मेरी ओर सुनो। यहाँ मेरी सुनिए ना, मेरी कोई नहीं सुनता है। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की सामर्थ्य है, ठीक है। एक तो सामर्थ्य यह है कि मैं मेरे से बाहर विद्यमान जो सारा संसार है उसको जान सकता हूँ। मैं इस मोबाइल को जान सकता हूँ कि नहीं, टेबल को जान सकता हूँ कि नहीं, जान सकता हूँ ना। सो I have the ability of knowing the external world. Okay? So there lies a chair and I know the chair. There lies a table and I know the table. So I have this inbuilt capacity of knowing the chair, knowing the table. Okay? संसार को जानने की शक्ति मेरे अंदर है और विज्ञान इसी शक्ति का जागरण आपके अंदर करता है। इकोनॉमिक्स इसी शक्ति का जागरण आपके अंदर करता है। It helps you to know the external world. But why do I want to know the external world? I want to know the external world because I want to win over it. I want to conquer it. But why do I want to win over it? Why do I want to conquer it? Because I want to use it in my favor. So science helps me to understand the world and to make a use of it in my favor. लेकिन यही तो होता है ना। So there is an inbuilt capacity of knowing the external world, and these sciences, super sciences and languages help us to know the external world. But there is one more inbuilt capacity in me. समझ रहे विद्यार्थियों? What is that inbuilt capacity? I can not only know the external world, I can also know the knower of the external world. Who is knowing the external world? Tell me. I am knowing the external world. ठीक है? कहा जानाति बाह्यम संसारम, अहम बाह्यम संसारम जानामि। सो बाह्यो संसारः भिन्नः, अहम तस्य ज्ञाता। तो ज्ञेयं वस्तु किं भवति? बाह्यो संसारः, ज्ञात्री वस्तु किं भवति? अहम। तो I can not only know the external world, but I can also know the knower of the external world. And who is the knower? I am the knower. So I require to know the external world as well as I require to who am I. Otherwise क्या होगा? If you know only the external world, तो आप इसका प्रयोग करोगे, इसका अपने जीवन के लिए लाभ लोगे, लेकिन अंत में देखोगे कि सुख तो मिला, सत्य की प्राप्ति तो हुई, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है सत्य, एक होता है परम सत्य। क्या होता है? एक होता है सत्य कि बाहर का संसार सत्य है, लेकिन मैं परम सत्य हूँ। सत्य की प्राप्ति मुझे अभ्युदय की प्राप्ति कराती है, संसार में सुखपूर्वक रहना सिखाती है। This helps me to know the world and it shapes my behavior for the external world. How do I behave with the world? And then this I requires to be known. Okay? But ये बताओ, ये जो I को कौन नहीं जानता है? सर, I को कौन नहीं जानता है? Everybody knows his own persona. And कहा क्या जाता है?
कहा यह जाता है, आई हैव बीन टेलिंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। यू से सर, आप कहते हो कि अपने को जानो, इसमें कौन सी खास बात है? अपने को तो हम जानते हैं, अपने होने का अनुभव नहीं करते हैं। अपने होने का अनुभव हम सदा करते हैं। तो किस किस आत्मज्ञान की बात कर रहे हो? लेकिन मैं 4-5 सेंटेंसेस बताया करता हूँ विद्यार्थियों के बीच में। नाउ आप सी योर डे टू डे लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशंस। क्या आई एम इनवाइटिंग यू टू योर ओन लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशन। क्या है लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन? महोदयाः प्राप्ताः संस्कृतविभागः वेङ्कटेश्वर महाविद्यालयस्थः एतेषाम् आचार्याणां हार्दिकं स्वागतं करोति, हार्दिकम् अभिनन्दनं करोति। ओके, अच्छा, तो मैंने क्या बताने का प्रयास किया? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये बताइए मैंने अभी तक क्या बताने का प्रयास किया? भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का में संबोधित जो भारतीयता है और राष्ट्रीयता है वो क्या है? अन्य सभी शिक्षा परंपराओं में ना बाहर के संसार को जानना और बाहर के संसार का प्रयोग अपने फेवर के लिए करना, इस पर फोकस है, जानते हो ना। इसीलिए दुनिया की तमाम संस्कृतियों में जो ज्ञान परंपराएं हैं उनका विशेष संबोधन क्या है? बाहर के संसार को जानो और बाहर के संसार को जान करके अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करो। लेकिन मैंने बताया इससे हमें सत्य की प्राप्ति तो होती है, सुख की प्राप्ति तो होती है, लेकिन केवल हमें सत्य को और केवल हमें सुख को नहीं प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? सत्य और सुख को प्राप्त करना है, साथ साथ परम सत्य और परम सुख को भी प्राप्त करना है। तो परम सत्य और परम सुख की प्राप्ति कैसे होती है बताओ? स्वयं को जान करके, है ना। अब हम स्वयं को जानते नहीं है, बिल्कुल भारतीय दर्शन को समझने का बिल्कुल मौलिक परिप्रेक्ष्य रख रहा हूं, और इस बात को मैं हर मंच से कहता हूं। तो ये बताओ, हर कोई कहेगा कि नहीं हम तो जानते हैं सर आपको, वी डू नॉट रिक्वायर योर हेल्प टू नो आवरसेल्फ, एवरीबॉडी नोज हिमसेल्फ। तो ऑब्जर्व योर डे टू डे लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस। व्हाट डू यू से? आप कहोगे आई एम टॉल, कहते हो कि नहीं? ये बताओ क्या कहते हो? आई एम टॉल। फिर क्या कहते हो? आई एम शॉर्ट, कहते हो ना। तो आप जब ऐसा कह रहे होते हो, किसको आप आई बता रहे हो? बताओ। यू आर टेकिंग दिस बॉडी टू बी आई, but aren't you different from your body? Yes, you are different from your body. Then how can you be tall? Your body is tall. How can you be short? Your body is short. The tallness and the shortness belongs to the body part of the existence. समझ गए? समझ गए? I am, हम कौन है? मैं कौन हूँ? निर्गुण हूँ। क्या हूँ मैं? निर्गुण हूँ। ये जो टॉलनेस है, ये जो शॉर्टनेस है, ये प्रॉपर्टीज है कि नहीं? ये तो गुण है। तो मेरा तो गुण से कोई वास्ता है नहीं, लेकिन मैं अपने आप को क्या कहता हूँ? आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट। तो इसका मतलब आई एम मिस्टेकिंग द बॉडी टू बी आई, है ना। इसका मतलब तुम आई को,
तुम्हें ये तो पता है कुछ आई जैसी कोई चीज है, लेकिन वो आई क्या है ये नहीं पता। फिर दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मैं अक्सर देता हूँ विद्यार्थियों को, कहता हूँ आई सी, कहते हो आई सी, आई एम ब्लाइंड। नाउ ये जो भाषिक अभिव्यक्तियां हैं इनको देखो, हु परफॉर्म्स द एक्ट ऑफ सीइंग, आई, एंड हु इज ब्लाइंड, eyes are blind. So blindness is the property of the eyes and seeing is the property of the eyes. And then I mistake the sense organs to be eye. है ना, गलत है ना, दूसरी टाइम भी गलती करनी. And see the third expression. What do you say? I am happy. I am sad. But happiness and sadness are the properties of बॉडी mind. So sometimes you mistake the mind to be yourself. And then sometimes you say, I know, I understand. Who knows and who understands? Without, it is the intellect who knows and who. तो ये सारे के सारे मैटर हैं, क्या है बच्चों? मैटर है। और मैं कौन हूँ? कॉन्शियसनेस हूँ। यानी ये भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल संबोधन है। इसका मतलब सीधा साधा है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। सिंपल सी बात है ना। एक तो तरीका ये है जिस तरह से बताया जा रहा, बोले कि क्यों सर काहे को बहका रहे हो सकता है इन्हीं में से कोई आत्मा हो, आप कह रहे हो आत्मा नहीं हो। तो मैं दूसरी टेक्निक बताता हूँ जो भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन का स्वरूप है। ये बताओ बच्चों, दुनिया में जो जानने वाला होता है और जानने वाली वस्तु होती है वो अलग अलग होते हैं कि नहीं? कभी इमेजिन करोगे कि जानने वाला ही ज्ञेय भी होता है क्या? नहीं। जैसे ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, ये इसके बारे में मैं इसको जानता हूँ कि नहीं? बोलो। जानता हूँ। तो ये मोबाइल मुझसे भिन्न है ना, तभी तो मैं इसको जानता हूँ। मैं करता हूँ, मोबाइल क्या है? कर्म है। बोलो। आई नो दी मोबाइल। हु इज द नोअर? I am the knower. What is the knowable? Mobile is the knowable. So knower and knowable are different. Naturally, whatever you know is different from you. Simple सी बात है. Whatever you know is different from you. बोलो, समझ गए? बिल्कुल भारतीय दर्शन का प्राथमिक परिचय देके जा रहा हूँ, सोचते रहना। जो भी मेरे विचार का विषय होता है वो मुझसे भिन्न होता है। ये तय कर लिया ना। जैसे मैं अपने बच्चे को, इसको क्या कहते हैं, कंधे पर बिठा करके चल सकता हूँ ना, चल सकता हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, बच्चा कर्म है। मैं अपने आप को अपने कंधे पर बिठा के चल सकता हूँ? नहीं। तुम में से कोई भी करके दिखा दो, जिम्नाजियम करके देख लिया। You cannot hold yourself in your hand. You cannot know yourself. No. You will always know something which is different from you. Bolo, isn't it? Yes, sir. So the knowable has to be different from the knower. Now see, can't you see the external objects? Can't you see the table? Can't you see the chair? Yes, बोलो, yes बोलो। हाँ, ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब क्या? टेबल, चेयर, लैम्प सब मुझसे भिन्न है। अब आओ, आई एम इनवाइटिंग यू फॉर द ब्रह्म ज्ञान। नाउ, अच्छा, ये तो हुआ बाहर की चीजें। कैन आई नो your bodies? I know every body. Can I know my own body? Yes, I can see it. I can observe it. Okay. मैं अपने शरीर को देख पा रहा हूँ कि नहीं?
अगर देख भी नहीं पाऊंगा तो रात को मैं सो रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, तो शरीर के बारे में सोच पा रहा हूँ कि नहीं? जिसके बारे में आप सोचते हो आपसे भिन्न है जितेंद्र जी। सो आई कैन सी माई बॉडी। सो बॉडी इज द सीन, आई एम द बोलो seer. Body is the known, I am the knower. Body is observed, I am body is thought, I am thinker. So thinker and thought are always different. The seer and seen are always different. The knower and the known are always different. Now think of your own sense organs. क्या कहते हैं, 4-5 इनके कौन से होते हैं? हाथ का ये जो होते हैं, ये मैं अपनी आंख के बारे में सोच सकता हूँ कि नहीं? अंकित बताओ, तुम्हारा तो विषय है। मैं अपने आंख के बारे में सोच सकता हूँ कि नहीं? इसका मतलब मेरी आंख मुझसे भिन्न है। तो पहला जो है कि मैं शरीर को मैं समझ रहा था, वो तो रिजेक्ट हो गया कि नहीं? अब शरीर से हट करके आंख, कान, नाक को मैं सब कभी आई सी, आई टच, इसमें भी क्या पता लगे, इसी सिद्धांतों को आगे बढ़ाओ। तो मैं अपनी नाक, कान, आंख, ये ज्ञानेंद्रियों के बारे में सोच सकता हूँ कि नहीं? कर्मेंद्रियों के बारे में। इसका मतलब मैं कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ। अच्छा, कांट आई थिंक ऑफ माई ओन माइंड? क्या मेरा दिमाग, मेरा मन अभी ताजमहल पे चला गया, मेरा मन अभी मम्मी के पास चला गया, मेरा मन अभी फिल्म देखने का कर रहा है। तो कांट आई ऑब्जर्व माई माइंड? क्या? तो इसका मतलब मेरा माइंड मुझसे अलग है। और मैं अपनी मेंटल एक्टिविटीज को देख पाता हूँ कि नहीं? बताओ। देख पाता हूँ। तो इसका मतलब मेंटल एक्टिविटीज भी मुझसे भिन्न है। अच्छा, मैं अपनी बुद्धि को, आई नो, अरे मैं अभी समझ गया, इस रूप में मैं अपनी बुद्धि फैकल्टी को भी जान रहा हूँ कि नहीं? इसका मतलब बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। इसका मतलब भैया अभी तक जो भी विकल्प मेरे सामने तुम रखते जा रहे थे, परोसते जा रहे थे, उनमें से तो कोई भी मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? जिसकी उपस्थिति की वजह से बुद्धि काम करना शुरू करती है। क्या है जिसके चले जाने पर आंख काम करना बंद कर देती है? क्या है जिसके चले जाने की वजह से हट्टा कट्टा पहलवान हनुमान जैसा आदमी भी पड़ा हुआ दिख जाता है? What is that? Which goes and you become defunct. What is that? इसका मतलब आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो, ये कुछ अलग है ना? तो इतना जान गए ना, इसको कहते हैं, जिसको हम जानते हैं वो हमसे अलग होता है। आ जाओ। श्रीमान माधव जी हैं, अभी कृष्ण जी थे और माधव आ गए। अलग अलग रूप रंग बदल करके लोग आते हैं। अच्छा, अब ये बात समझ गए ना? इसीलिए बताओ, सबसे पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कि भारतीय दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? आत्मा। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? ये कृष्ण जी, आप तो व्याकरण के विद्वान हैं, सब लोग व्याकरण के विद्वान हैं। समझ लीजिए, एक धातु है, देखो, अत। क्या धातु है आचार्य जी? अत। अत सातत्य गमने। क्या अर्थ है? तो आत्मा शब्द का अर्थ होता है जो सतत रूप से चलता रहे, जिसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो आत्मा शब्द का लिटरल मीनिंग माधव बताओ क्या है? आत्मा शब्द का लिटरल मीनिंग है दी परमानेंट वन। लिटरल मीनिंग है धनंजय, बताओ क्या है? आत्मा शब्द का लिटरल मीनिंग है दी परमानेंट वन, दी लास्टिंग वन, है कि नहीं? और दूसरा, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, वेदांत की भाषा में बात करें तो उसको क्या कहेंगे? शरीर। क्या कहेंगे बोलो? शरीर। शरीर। शरीर में क्या धातु है संस्कृत के विद्यार्थियों?
श्री, श्री का अर्थ क्या है? जो शीर्ण हो जाता है, पहले जीर्ण होता है फिर शीर्ण हो जाता है। तो जो है और एक दिन नहीं रहता है। आत्मा की कोई डेट ऑफ बर्थ है? आत्मा की कोई एक्सपायरी डेट है? नहीं है। अनुभव से ही पता लग रहा ना आपका। इसको कहते हैं दृक् दृश्य विवेक कहते हैं। दृक् माने देखने वाला, बोलो दृक् माने देखने वाला, दृश्य माने दिखने वाला। इन दोनों में विवेक माने भेद है ना। तो इस आधार पर आप देखते जाओगे जो भी विचार का विषय होता है वो विचारक से भिन्न होता है। और विचार के विषय बनते हैं बाहर का संसार, बाहर के संसार को जानने वाली इंद्रियां, बाहर के संसार को जानने वाली इंद्रियां जहाँ फैली है वो शरीर, वो मन, वो बुद्धि, ये सब के सब बाहर के इंद्रियों को जानने के साधन हैं। और बाहर के संसार साध्य है, ये साधन है। तो देखा आपने, न तो मैं साध्य हूँ, न तो मैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द हूँ, न तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द को ग्रहण करने वाला मैं ये बॉडी हूँ, सेंस ऑर्गन्स हूँ। बिल्कुल सरल करके बता रहा हूँ। तो इस अनुभव से तुम ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तुम्हें अभी तक? इतना तो हो गया ना कि आत्मा इन सबसे अलग है। अनुभव से हो रहा है ना, अनुभव करवा रहा हूँ मैं। थिंक, क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। क्लोज योर आईज, क्लोज। Now, can you think of the chair? Can you think of the table? Yes, I do. It means table and chair are different from me. Okay? Now, I am inviting you to think of your sense organs. Can you think of your ear? Can you think of your nose? Yes. So I can think of all these sense organs. So I am not the sense organs. ये idea है ना। ऐसे ही now think of your mind. Your mind is there. Your mind is going here, and then your mind is going here. So I can observe the mind, and I can also observe the activities of the mind. It clearly shows that I am different from the mind and the mental activities. Okay. So you can experientially know that these things do not belong to me. है कि नहीं? बोलो इसको क्या कहते हैं? दृक् दृश्य विवेक। ये ग्रंथ है, किसने लिखा है? आचार्य शंकर ने। बोलो विद्यार्थियों, आचार्य शंकराचार्य का नाम सुना है ना? इस पुस्तक का नाम मेरे सामने 2 बार उच्चारित कर दो। दृक् दृश्य विवेक। इसका दृक् माने देखने वाला, दृश्य माने विवेक माने उनमें भेद करके बताने वाला। ठीक है? अच्छा, ये तो भारतीय दर्शन में। अच्छा, दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? दृश्य का मतलब क्या होता है? दिखना, देखना होता है ना। आप ही बताओ, ये जो आंख है ना, ये क्या है? आंख। इससे किसी वस्तु को ग्रहण करना, वही तो देखना होता है। देखना शब्द का प्राइमरी मीनिंग क्या है? आंख के द्वारा बाहर विद्यमान पदार्थ को गृहीत करना, कैप्चरिंग एन एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन ऑफ आईज। दिस इज कॉल्ड देखना, है ना? बताओ। और दृश्य के बाद में अन लगा है। अन का मतलब साधन, देखने का साधन। बोलो क्या है? देखना, देखने का साधन। अब देखने का साधन तो क्या है? आँख है। इसके अनुसार तो आँख को दर्शन कहना चाहिए। कहते हैं क्या? ये फिलॉसफी है क्या? नहीं ना। देखने का साधन ये है। तो मतलब व्याकरण की दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है देखने के साधन को दर्शन कहते हैं, देखने का साधन आँख है। इसका मतलब यहाँ प्राइमरी मीनिंग तो काम करेगा नहीं। प्राइमरी मीनिंग कब काम करता है? शब्द की 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं। बताओ विद्यार्थियों, 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं। एक तो प्राइमरी पावर और दूसरा सेकेंडरी पावर। जब प्राइमरी पावर फंक्शन नहीं करता तो तुमको पैसा चाहिए तो सबसे पहले किसके पास जाते हो? मम्मी के पास।
और मम्मी ने हथियार डाल दिए। वैसे तो कोई भी पापा के पास नहीं जाना चाहता, आजकल जाने लगे हैं। आजकल पापा भी मम्मियाँ होने लगे। हमारे जमाने में पापा ये हमें पता नहीं क्यों कहा करता था। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तो मम्मी से काम नहीं बनता है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? ऐसी लैंग्वेज में अभिधा से जब काम नहीं बनता है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? लक्षणा। अभिधा से तो यहाँ काम बना नहीं। तो यहाँ दृश्य का अर्थ आँख से ग्रहण करना नहीं है। क्या अर्थ होना चाहिए? किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करना। चाहे तो मैं आँख से रूप को ग्रहण करूँ, चाहे तो मैं कान से शब्द को ग्रहण करूँ। ये सारे इंद्रिय क्या कहलाते हैं? ज्ञान इंद्रिय। देखने के साधन है, जानने के साधन है। इसलिए जानने के साधन को पहले क्या था? प्राइमरी मीनिंग देखने के साधन को दर्शन कहा जा रहा था। अब तुम कहाँ आ गए? जानने। जानने के साधन को दर्शन कहेंगे। लेकिन जानने के साधन तो ये है, आँख है, ये सब के सब कान है, ये सारे के सारे दर्शन कहलाते हैं क्या? नहीं। तुम अपने कान को दर्शन कहती हो? ये दर्शन में खुजली हो रही है। नहीं कहते। इसका मतलब एक और पावर है। इसका मतलब ये होगा कि जानने के साधन हो। अब जानने का साधन का मतलब जो चीजें मेरे सामने पड़ी हुई हैं उनको तो जानने के साधन नहीं है हमारे पास। अनुमान, प्रत्यक्ष, ये सब के सब साधन है। ठीक है। अब आप ये देखो, इसका मतलब क्या है? हम हमारी आंखों में केवल बाहर का जो संसार है ना, उसको ही देखने की शक्ति है। अस्तित्व इतना मात्र नहीं है। अस्तित्व इतना मात्र नहीं है। जैसे तुम देखते हो गाड़ी, आजकल के बच्चों को गाड़ियों पर देखते हो कौन कौन से ब्रांड से सबको पता होता है, लेकिन गाड़ी के अंदर क्या क्या है ये बहुत कम लोगों को पता होता है ना। हाउ डज ए कार फंक्शन, बहुत कम लोगों को पता होता है। इसका मतलब जो भी देखे जाने वाली चीजें हैं ना, एक तो स्थूल है जिसको हम बाहर के साधनों से जान सकते हैं, लेकिन जैसे आत्मा है, ये जो सूक्ष्मतम पदार्थ हैं, इनका ज्ञान तो हमें प्रदत्त साधनों से हो नहीं सकता है। उनका ज्ञान कराने के लिए एक तीसरी आंख की जरूरत है। ये दोनों चर्म चक्षु है ना, इससे तो मुझे सामने की चीजें दिख रही हैं। इसका मतलब आई विल हैव टू डेवलप एन आई which will show me the inner aspects of the reality. It clearly shows I need a science called a philosophy. So philosophy teaches you to know the parts of the world which cannot be known through this external organs and through the known means of knowledge. That instrument is दर्शन। तो अब कहाँ पहुँचे? भारतीय परंपरा में दर्शन उसको कहते हैं जो अन्यथा अज्ञात होने वाली वस्तुओं का ज्ञान करा देंगे, उसको दर्शन कहते हैं। ठीक है। जो सामान्य इंद्रियों से या प्रदत्त सामान्य व्यवस्थाओं से जिनका ज्ञान नहीं हो सकता है, उन वस्तुओं का भी जो ज्ञान करा देंगे, उस शास्त्र को क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। अब ये देखो, अब मैं कुछ ही मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। केवल दर्शन क्या है बताने के लिए आया हूँ मैं। आप ये बताओ, भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूँ। जैसे यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, क्या है? यज्ञ करने से, यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ साध्य कौन है? स्वर्ग। साधन क्या है? यज्ञ। तो यज्ञ स्वर्ग का साधन है। इस बात को हम किसी भी अन्य साधन से जान सकते हैं क्या? नहीं। कभी मेरी आंख मुझे बताएगी यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? नहीं। तो
एक अलौकिक वस्तु है, क्या है? स्वर्ग। क्या है? स्वर्ग। अलौकिक साध्य है स्वर्ग। तो अलौकिक साध्य का साधन भी तो अलौकिक होना चाहिए। बोलो। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये कैसे साध्य हैं? लौकिक हैं। तो इनका साधन भी लौकिक है। आँख, कान, नाक, ये सब लौकिक है ना। लौकिक साधनों से आप लौकिक साध्य को जानते। लेकिन अलौकिक साध्य को जानने के लिए अलौकिक साध्य होना चाहिए, है कि नहीं? तो वो अलौकिक साधन कौन है? वेद है। क्या है? वेद। बोलो। वेद। तो वेद के माध्यम से हम इस तत्व को, इस तथ्य को जानते हैं कि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छा, वेद के अतिरिक्त कोई साधन हो सकता है जो ये बताए कि जी मैंने देखा, यज्ञ करा और स्वर्ग चला गया? नहीं। इसलिए वेद ही वो मेरे लिए आँख है जो मुझे बताती है अरे यज्ञ करो स्वर्ग लो। तो दर्शन कौन हुआ? वेद दर्शन हुआ। क्यों? वेद रूपी दर्शन से हम अलौकिक साध्य को जानते हैं। ठीक है कि नहीं? अब ये देखो, वेद अगर दर्शन है तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही दर्शन है। लेकिन कैसा ज्ञान दर्शन है? नॉलेज ऑफ द चेयर दर्शन है? नॉलेज ऑफ द पॉट दर्शन है? नहीं। ये अंदर की सूक्ष्मतम वस्तुओं को जानना क्या है? दर्शन है। तो वेद दर्शन है। अब भारतीय परंपरा में विशेष रूप से आस्तिक दर्शन में कितने दर्शन है? आस्तिक 6। बताओ नाम से। न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब एक बात क्या कहते हैं, इनमें से 2 दर्शन है। इन सभी दर्शनों में वेद को भी प्रमाण माना जाता है और तर्क को भी प्रमाण माना जाता है। क्या है? ये सबके सब दर्शन वैदिक दर्शन है कि नहीं? ये जो 6 दर्शन है क्या है धनंजय जी? वैदिक दर्शन है। लेकिन वैदिक दर्शन होने पर भी आपस में एक समस्या है। वैदिक दर्शन कहने का मतलब क्या है? ये जितने भी 6 के 6 दर्शन है ना,